हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का वेलकम है आपके मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म पे जो कि है पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। और मैं सोनाक्षी त्यागी इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूं जो आप अपने सामने देख सकते हैं, विच इज द वेरियस डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड in various different habitats across the world और उनके adaptations according to the place or the habitat in which they live, right? एक एक करके हम सारी चीजें कवर करेंगे। अभी आगे चलते हैं और पहले ये जानते हैं दैट क्या क्या हम डिफरेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो वी विल बी मेजरली लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? नॉट गोइंग इनटू द माइनर डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट जो मेजर वेज में हैबिटेट्स डिवाइडेड हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? डेफिनेटली द डिफरेंट हैबिटेट्स, उनके क्या एग्जांपल्स हैं और उन हैबिटेट्स के हिसाब से उन हैबिटेट्स में कैसा क्लाइमेट है, कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरीके का वेदर है, उस सिचुएशन के हिसाब से, उन कंडीशंस के हिसाब से द वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट्स, बी इट एनिमल्स, उन्होंने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है, किस तरह से ढाला है दैट दे आर एबल टू बेटर सर्वाइव इन देयर करंट एनवायरनमेंट, राइट? सो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बट before that we should also try to understand, and let's go ahead with a brief introduction to the topic itself, right? जहां पे हम ये cover करेंगे that what are the different living organisms or organisms in general, what do we mean by that, right? So अगर आप देखें the different regions in the world, they have various types of living creatures which are called as organisms. Now these living creatures can be in the form of plants, animals, human beings, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट सभी में एक चीज जो कॉमन है वो है दैट दे आर लिविंग। नाउ यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड वायरस, बिकॉज आप सभी जानते हैं दैट वायरस इवन टुडे द साइंटिस्ट आर अ लिटिल बिट इन कंफ्यूजन एंड इन अ कॉन्फ्लिक्ट दैट वो लिविंग है या नॉन लिविंग है बिकॉज ऑफ इट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द वे इट लिव्स, राइट? सो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, बट रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में एक चीज कॉमन है, द वर्ड लिविंग, राइट? यहां तक कि the variety of life which exists, it exists in certain environments जहां हमें as human beings mind boggling लगता है कि क्या यहां पे भी life exist कर सकती है? Is it possible कि ऐसी जगह पे भी हमें कोई living organism मिले? For example, the openings of volcanoes. Imagine the amount, the degree of temperature, how hot it could be right there, and still there also there are certain organisms which are found from the depths of the oceans to the greatest possible height on earth. आपको हर जगह किसी ना किसी टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखेगा, ठीक है? इवन आवर ओन होम्स आर नॉट डिवॉइड ऑफ दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स। हमारे खुद के घरों में भी बहुत तरीके के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कई बार हमें दिखाई देते हैं और कई बार नहीं भी। इन फैक्ट our own body is home to so many different organisms that we have absolutely no idea about, right? Our mouth, our gut, the intestines that we have, they have so many bacteria, some of them being friendly, some of them being harmful. So उनके numbers, उनके amount हमारे body में भी काफी हद तक ज्यादा होते हैं, ठीक है? सो माइंड लिटरली इज ब्लोन अवे जब हमें पता चलता है कि कहां कहां जिंदगी पाई जा चुकी है, ठीक है? तो जैसा मैंने कहा, इन सारे ही ऑर्गेनिजम्स में जो एक चीज कॉमन है वो है दैट ऑल ऑफ देम आर लिविंग। देन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेबल विच इज राइट नाउ kept in your room or the bed on which you lie and sleep and you yourself, right? कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना, तभी आपने उस टेबल, उस बेड, अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, पंखा, दीवार, कर्टन, कपड़े, इन सबको किस में रखा? नॉन लिविंग की कैटेगरी में, यानी कि जिनमें जिंदगी नहीं होती। तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा क्या है, या जो लिविंग कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग के, उनमें ऐसा क्या स्पेशल है दैट वी आर कॉलिंग देम एज लिविंग, right? So they have certain characteristics common amongst each and every one of them. The living organisms could be
ऑफ वेरियस टाइप्स, बट सब में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेफिनेटली मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन बीइंग ग्रोथ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, बैक्टीरिया हो, ग्रो करते हैं। इनफैक्ट वायरस ऑल्सो आफ्टर इट इन्फेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म इंसान हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वो उस बॉडी में एंटर, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करने के बाद ग्रो करता है। बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वायरस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे ग्रो, राइट? तो वो ग्रो करते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल इमोशनल एबिलिटीज, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें। सेकेंडली अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, विच इज मूवमेंट, दैट इज वी आर एबल टू मूव ऑन आवर ओन। अब मैंने ये जो वर्ड डाला है ना, ऑन आवर ओन, मुझे पता है मूवमेंट सोच के आप ये भी बोलते हैं कि मैम ऐसे तो एयरप्लेन ऑल्सो फ्लाइज इन द स्काई, सो वी शुड बी कॉलिंग इट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट कांट फ्लाई ऑन इट्स ओन, देयर नीड्स टू बी अ पायलट, राइट? इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, आपके रूम में पड़ा हुआ कोई भी फर्नीचर भी आप मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यू कांट मूव इट। इट्स नॉट लाइक यू वहां पे आपने फेविकॉल से स्टिक कर दिया है, राइट? यू कैन मूव it, but they will need your help to move. On the other hand, we as living organisms can move on our own. We could be walking on our 2 legs, we could be walking on our 4 legs, different organisms, या हमारी खुद की different stages of life में. In fact, plants भी, although वो apparent movement show नहीं करते, like they don't move from one place to another, but the roots of the plants which are growing right under the ground, they are also moving, क्योंकि they are in search of water, right? और पानी एकदम से तो नहीं मिल जाता जहां वो present होते हैं, कई बार they need to grow so deep into the soil that from there they will collect the water which is needed for the plant. तो उस दौरान roots क्या कर रहे हैं? They are moving under the soil, right? Deeper into the soil. सेम में आपने देखा होगा सनफ्लावर जो प्लांट होता है, जो फ्लावर होता है, सनफ्लावर का प्लांट जो होता है, आपने देखा होगा द फूल जो फ्लावर है, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द सन। सो ऐसा नहीं कि प्लांट्स मूव नहीं करते, प्लांट्स ऑल्सो मूव, राइट? सो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. सेकेंडली वी कैन मूव ऑन आवर ओन. thirdly we respire. That is, the oxygen that our body gets by breathing और respiration में differences होते हैं बेटा. So, breathing is a process जहां पे आप सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज करते हो बिटवीन योर ओन बॉडी एंड द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, ताकि आपको हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर कर सके. ठीक है, उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है रेस्पिरेशन का, जब यही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल में एंटर करके हमारे खाए गए खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती है और उससे मिलती है हमें एनर्जी. राइट? All of you must be aware that each and every organism is made up of the basic unit which we call as the cell. क्या है ये? हमारी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है ना, हमारी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही याद रख लें तो काफी है. Right? Every organism is made of this cell. It could be that an entire single cell could make an entire organism, जैसे कि यूनिसेल्यूलर, और बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलके भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, जैसे कि हम खुद. राइट? द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए एक तरीके से. तो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस हुआ? वही ऑक्सीजन जो सांस लेकर आप बाहर की हवा से अपनी बॉडी में लेकर आए, वही ऑक्सीजन आपकी हर एक सेल में एंटर करके आपके खाए गए खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ के उससे एनर्जी लेती है, सो दैट the entire body of yours can function properly and you as an organism can perform your daily activities, right? Without the energy you won't be able to do that. So respiration is also one of the features of living organisms. Now it is not necessary that every organism will be respiring in the presence of oxygen. There are certain organisms जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के presence में भी respiration करते हैं, but respiration होता है living organisms में. ठीक है? The fourth thing is sensitivity or the ability to respond to to the changes in your immediate environment. आपने हमेशा देखा होगा कि अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज हो जाए, ह्यूमिडिटी में थोड़ा भी चेंज हो जाए, लाइट डिम या एकदम से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए,
your body instantly responds to such changes, right? In fact, not just your body, it could be any living organism that we are talking about. आपने एक चीज देखी होगी कि अगर गलती से आप नीडल पे जो द पॉइंटी एंड ऑफ नीडल जो है उस पे अगर आपका उंगली पड़ती है, यू इमीडिएटली पुल योर फिंगर बैक, राइट? और इफ यू टच अ हॉट utensil, in that case also without even thinking about it, you instantly pull back your hand. So ये जो ability है ना to respond to your external environment, to have emotions in general, that is only with living organisms. A bed, a chair, a table cannot feel the emotion of happiness, sadness, angry, excitement, joy. ये नहीं फील कर सकते, हम फील कर सकते हैं because we are living organisms. So sensitivity is one of those things, right? One of the characteristics. Fifth is nutrition. That is the way through which, or the different ways through which we get our food. It could be different for different organisms. For example, plants, they are autotrophs because they make their own food. वो photosynthesis की मदद से खुद का खाना बनाते हैं. वहीं अगर हमारी बात की जाए, बाकी जानवरों की बात की जाए, so we are directly or indirectly dependent upon these plants only, right? So nutrition again a very basic requirement, क्योंकि जैसा मैंने कहा यही वो खाना है जो कि रेस्पायरेशन की मदद से ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी डिराइव की जाएगी. बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू हैव एनर्जी, you will never be able to perform or survive for that matter, right? You will not be able to carry out your daily tasks. वो कोई भी minor major task हो सकती है, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी. ठीक है? So nutrition, all the living organisms, they need nutrition. You don't need to feed your table roti, sabzi and dal every day. आपका बेड आपसे डिमांड नहीं करता कि आज मैगी खा लेते हैं बहुत टेस्टी वाली. नहीं. It is just you and me and various different organisms, the living ones, which require this food, right? For their basic energy requirements. Sixth being excretion. Excretion का मतलब क्या होता है? The process of removal of waste. राइट अगर हमारी बॉडी में वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं, सो देयर इज अ टेंडेंसी दैट वेस्ट might be getting formed on a daily basis. In fact, it is getting formed, right? It is being produced in our body. अब वेस्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज अनवांटेड, समथिंग विच इज नॉट यूजफुल फॉर अस, है ना? जैसे हमारे घर में कूड़ा कलेक्ट होता है, तो क्या आप उसे जमा करके रखते हो, इकट्ठा करके रखते हो, उसका कलेक्शन बनाते हो? नहीं. यू थ्रो इट आउट, राइट, इन अ प्रॉपर मैनर. सेम वे हमारी बॉडी में भी जो कूड़ा या जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, our body throws it out, our body excretes it out. Now this excretion can be done in various ways. For example, अगर human beings की बात करें, it could be in the form of sweat, जब आपको पसीना आता है, that is also one way through which we remove our waste. Secondly, it could be in the form of urine, which is an example of a liquid waste which is being generated in human body. Thirdly, solid waste in the form of feces, right? That is how it is being excreted out. Plants की बात करें तो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा कई बार उनमें से भी कुछ आपको ना पानी की बूंदें नजर आती हैं निकलती हुई. मतलब ऑफ कोर्स आप देख नहीं सकते बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. सो any excess water which is contained inside a plant's body also, that is also removed, right? So ऐसा नहीं कि plants को क्योंकि पानी की जरूरत है तो आप पानी पिलाते ही जाओ, नहीं. पानी अगर हद से ज्यादा हो जाएगा प्लांट के लिए, so they will excrete it out because that is something that is not needed by them, right? And lastly, every living organisms reproduces, right? री, यहाँ पे री का मतलब क्या है? समथिंग विच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, समथिंग विच इज बीइंग रिपीटेड इन अ साइक्लिकल मैनर, राइट? प्रोडक्शन यानी कि किसी चीज का उत्पन्न करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना. एंड व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड? बेबीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. ह्यूमंस अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं. डॉग्स दे प्रोड्यूस पपीज, कैट्स दे प्रोड्यूस किटन्स, प्लांट्स दे प्रोड्यूस सीड्स, राइट? सो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो रिप्रोड्यूसिंग. अब आप बोलोगे मैम 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे याद करें? कोई तो आप ट्रिक बताओ जिससे हम आसानी से इस चीज को याद कर सके. तो मैं आपको बताती हूँ ट्रिक. मिसेस ग्रेन, राइट? रिमेंबर दिस एक्रोनिम.
और इससे आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगी, ठीक है। M फॉर मूवमेंट, राइट, लेट मी, यस, R फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है, S फॉर सेंसिटिविटी, G फॉर ग्रोथ, R for reproduction, E for excretion, and N for nutrition, right? तो ये आप मिसेस ग्रेन याद कर लीजिए एंड यू विल नेवर एवर फॉरगेट द 7 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप उन सभी पे ये सातों की सातों कैरेक्टरिस्टिक्स पा सकते हो, ठीक है। तो मिसेस ग्रेन ये एक्रोनिम स्टार मार्क करके एक बार अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। दिस विल इमेंसली हेल्प यू इन क्विक लर्निंग। रेस्ट डेफिनेटली इफ यू अंडरस्टैंड the basics of everything, the basics of every term, रट्टा नहीं मारना है, basic समझिए, then you will be able to expand your answer and write their individual definitions also if at all the question asks you, right? चलो, moving ahead to the very first question. So question पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्टली आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेंशियल यानी कि जो एब्सोल्युटली जरूरी हैं फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी आइडेंटिफाइड एज अ लिविंग बीइंग, ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ लिविंग बीइंग, ये होना ही होना चाहिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? सनलाइट, वाटर एंड एयर। B option is saying competition, predation, symbiosis. C option is saying photosynthesis, respiration, decomposition. D option is saying cells, growth, reproduction, response to stimuli. याद कीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या एक्रोनिम पढ़ा है, what were the different features that we learned about the living organisms that they should have to be categorized under the type of or under the category of living, right? We also learned that what each living organism is made of, which is the basic building unit of a living organism, right? So in that case, according to that learning, D option becomes the correct one, right? Every living organism has cell, right? It could be just one cell making an entire organism, or it could be multiple cells making multicellular organisms. Growth, हर living organism grow करता है, ठीक है। Reproduction, हर living organism अपने babies produce करता है अपनी future generation, and yes, every living organism also responds to any changes in their immediate environment. Sunlight, water and air, ये सारे के सारे बेटा abiotic components होते हैं, ठीक है। दे आर दी abiotic components of an ecosystem और an environment। अगर आप बात करना चाहें abiotic ones यानी कि जिनके पास लाइफ नहीं है, which do not have life, right? Competition, predation and symbiosis की बात करें बेटा, so these are completely different terms, क्योंकि competition is basically a behavior where organisms compete, different organisms compete. It could be the competition for water, for food, for mate, right? Predation is when a larger organism in general, अगर देखा जाए, not always, not in all cases, but when organism feed on another one, जैसे कि अगर lion की बात करें, right? So a lion feeds on what? Let's suppose a deer, ठीक है। तो lion is feeding on a deer, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा lion है that is the predator, ठीक है। वो प्रेडेटर है, वो प्रेडेट कर रहा है किसके ऊपर? डियर के ऊपर, who then becomes the prey, उसका खाना, ठीक है। तो प्रेडेशन वो होता है। सिम्बियोसिस इज when you know different organisms live mutually in a very happy condition, जैसे लाइकन्स की अगर बात करें, so they are the examples of symbiosis। अब अगर हम सी ऑप्शन पे आए तो यहाँ लिखा है फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑप्शन यही गलत हो जाता है बेटा। इवन दो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स के पास है, बट प्लांट्स के अलावा फोटोसिंथेसिस कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। I mean, कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बट इन जनरल अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, राइट? ऑल दी अदर एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। सो अगर यहाँ पे लिखा होता न्यूट्रिशन तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट? यहाँ पे स्पेसिफिकली ये
स्पेसिफाई कर दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास ही है, अभी के लिए मान के चलते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट वन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं, राइट। अब पढ़ते हैं हैबिटेट के बारे में, यानी कि हैबिटेट एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे आपके लिए आपका घर है, योर ओन होम स्वीट होम, दैट इज योर हैबिटेट। सेम वे habitat is basically the natural environment of an organism where it lives, where it grows and where it thrives। यानी कि एक ऐसा नेचुरल कुदरती जगह जहां पे किसी भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो आसानी से सरवाइव कर सके, उसे उसका खाना मिल सके, उसे वहां पानी मिल सके, उसे वहां मेट मिल सके, एंड इट इज एबल टू बिल्ड अ फैमिली ऑफ इट्स ओन, इट इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स फ्यूचर जनरेशन। दैट इज व्हाट अ हैबिटेट मीन्स फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, राइट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फिजिकल फीचर्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन। ठीक है, जहां अगर क्लाइमेट और सॉइल की बात करें तो अगेन ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स बन जाते हैं। सॉइल में डेफिनेटली वी कुड फाइंड सर्टेन बायोटिक कंपोनेंट, बट सॉइल इन जनरल इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सो हैबिटेट इज नॉट डिवॉइड ऑफ एबायोटिक। ऐसा नहीं कि हैबिटेट का मतलब कि हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, नहीं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग वंस आर लिविंग इन हार्मनी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखो प्लांट्स का एग्जांपल देखो, अभी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो बेटा फोटोसिंथेसिस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि प्लांट अपना खाना बना सके। एंड सनलाइट बीइंग एन एबायोटिक कंपोनेंट इज स्टिल वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। इन फैक्ट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। बिना सन के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता हम में से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। चलो मूविंग अहेड। अब अगर बात करें बेटा कि जब हैबिटेट्स को और बारीकी से और डिटेल्ड मैनर में पढ़ा गया, स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, सो वी फाउंड दैट हैबिटेट्स कुड बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। मेजरली अगर देखा जाए अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि दो मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, लैंड एंड वाटर। बहुत ही सिंपल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स, राइट। क्योंकि आप एंटायर अर्थ को ही देखें तो आप अर्थ को इन्हीं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत मोटे मोटे तरीके में अगर देखा जाए, राइट। तो लैंड है और पानी है, और इन दोनों ही तरीके के लैंडफॉर्म्स पे या वाटर में जिंदगी पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्वेटिक हैबिटेट की, इफ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक हैबिटेट, नाउ अगेन दिस एक्वेटिक हैबिटेट कुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू ईदर मरीन, ठीक है, मरीन कह सकते हैं, एंड फ्रेश वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, सॉल्ट कंटेंट। यहां आपको सॉल्ट थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू योर फ्रेश वाटर, एंड डेफिनेटली यहां पे सॉल्ट का कंटेंट काफी कम हो जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स और मेजर डिफरेंसेस हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स अगर देखें, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारे आपके फ्रेश वाटर में आते हैं, वही सीज एंड ओशंस आपके मरीन में आते हैं। बट इन जनरल ऑल ऑफ देम आर वाटर बेस्ड हैबिटेट्स और एक्वेटिक हैबिटेट्स, राइट। अगर आप माइनर डिटेल्स में जाके उसे फर्दर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो आप मरीन एंड फ्रेश वाटर में कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, राइट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल मीन्स समथिंग विच इज प्रेजेंट ऑन लैंड, राइट, लैंड फॉर्म जो हो। अब वो लैंड फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, पोलर हैबिटेट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो सकते हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव अहेड। सो क्वेश्चन इज आस्किंग ओवर हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट। इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, यानी कि जिसमें जिंदगी नहीं है? तुलसी, वाटर, स्नेल और बैक्टीरिया। अ वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान से सुना है, यू विल वेरी इजीली बी एबल टू आंसर।
राइट, एंड डेफिनेटली द आंसर बीइंग वाटर, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पे ना जो ये वर्ड होता है बायोटिक, ठीक है, अब आपको मैं टर्म ही समझाती हूँ सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट। इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड एज बायोस, जिसका मतलब ही होता है लिविंग, राइट, इसका मतलब ही होता है जिसमें जिंदगी हो। इसके आगे अगर आप प्रीफिक्स लगा दो ए का, सो ए मीन्स समथिंग विच इज लैकिंग, एंड व्हाट इज लैकिंग, दैट इज लाइफ, सो दीज आर द नॉन लिविंग वंस। तो आई डोंट थिंक इसके बाद आप कभी भी भूलेंगे, राइट। सो इफ यू अंडरस्टैंड द टर्म इटसेल्फ, आपको कभी भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बायोटिक, बायोस मीन्स लिविंग, राइट, उसके आगे आपने ए एज प्रीफिक्स लगा दिया। ए मीन्स समथिंग विच इज नॉट देयर, समथिंग दैट यू टेकन फ्रॉम इट। तो क्या ले लिया आपने, जिंदगी, क्या बन गए, नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स और द नॉन लिविंग वंस, राइट। चलो, जैसा हमने बात की कि वेरियस डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स होते हैं, पोलर रीजन होते हैं। तो एक एक करके हम इन हैबिटेट्स के कुछ मेजर फीचर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें डेजर्ट हैबिटेट की, इट्स अ वास्ट रीजन ऑफ जस्ट सैंड। मेजरली आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा लैंड दिखेगा। वास्ट, वास्ट means which is very very expanded, very large and majorly covered only with sand, right, very sparse vegetation, बहुत कम आपको यहाँ पे vegetation दिखाई देगी, और उसी की वजह से आपको बहुत limited number of organisms and types of organisms यहाँ नजर आते हैं। By organisms I mean animals, क्योंकि plants तो as it is कम ही है। अब क्योंकि animals are directly or indirectly dependent on those plants, तो definitely उनकी संख्या भी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि डे टाइम टेम्परेचर काफी हाई होता है, बिकॉज द सन इज शाइनिंग ब्राइट, सो डे टाइम टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई। वहीं पे अगर हम नाइट टाइम टेम्परेचर की बात करें, सो दैट इज एक्सट्रीमली लो, राइट, सो इट इज एक्सट्रीमली लो, तो कई बार टेम्परेचर माइनस में भी चले जाते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल अगेन बहुत मुश्किल से होती है, बिकॉज जहां पे ट्रीज ही नहीं होंगे, जहां पे वेजिटेशन ही नहीं होगी, इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल एज कंपेयर टू ऑल द अदर हैबिटेट्स, राइट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रीज आर वन ऑफ द मेजर रीजंस और मेजर सोर्सेज ऑफ रेनफॉल, राइट। ये आप अगेन पढ़ेंगे, आप ये समझेंगे कैसे और क्यों, ठीक है। Some of the examples of organisms could be cactus in the form of plants, camel, desert fox, right? ये कुछ organisms होते हैं। snakes भी मिलते हैं आपको काफी सारे टाइप के, scorpions मिलते हैं आपको बहुत सारे टाइप के। तो these are some of the organisms which are found commonly in desert habitat. Now moving on to mountains, अगर mountains की बात करें बेटा, so mountains again आपको जो lower regions होंगे ना, वो थोड़े से ज्यादा cooler होंगे, ठीक है, और हायर ऑल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली आइसी एंड कोल्ड हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्नोफॉल हो जाए, ठीक है, बट दे आर नॉट ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। ऐसा नहीं कि अगर हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा वहां स्नो ही मिलेगा, नो, बट देर आर चांसेस कि टेम्परेचर्स माइट बी वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू अ प्लेन एरिया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो पाइन ट्रीज, ओक ट्रीज, फिर्स इज अ टाइप ऑफ अ ट्री अगेन, याक्स विच आर दीज ह्यूज ऑर्गेनिजम्स, माउंटेन गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, मतलब ऑल दो स्नो लेपर्ड्स आपको माउंटेन्स में भी एंड पोलर रीजन्स में भी हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन माउंटेन्स। पोलर रीजन्स की बात करें बेटा, सो दीज आर दोज विच आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। यहां आपको स्नो कवर्ड मिलेगा हमेशा, ठीक है, मोस्टली। दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, ऑफ कोर्स नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है। ऑर्गेनिजम्स लाइक पोलर बेयर्स, बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, रेनडियर्स, सील्स, ये सब आपको, वॉलरसेस, ये सब आपको इन हैबिटेट्स में मिलते हैं विच आर पोलर रीजन्स। अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, in which habitat animals with thick fur are most likely to be found? आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा ऐसे कौन से जानवर हो सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा फर हो, बाल हो अपनी पूरे शरीर पे,
कौन से रीजन में पाए जा सकते हैं वो, किस तरीके के हैबिटेट में, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन और ओशन। एक बार थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करके देखिए, ऑल्दो हम ये अभी आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे इसके बारे में, that the different adaptations of different organisms according to their habitats in which they are living. So definitely mountains, क्योंकि बेटा thick fur क्या करेगा, thick fur is going to provide them with insulation. ठीक है, क्या करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि उन्हें हीट प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द कोल्डर टेम्परेचर्स आउटसाइड इन देयर एनवायरमेंट. सो दैट इज वाई देयर एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय फर, सो दैट माउंटेन में जहां काफी लो टेम्परेचर होता है वहां दे आर इजिली एबल टू सर्वाइव, राइट. ठीक है, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल अडेप्टेशन. चलो मूविंग अहेड, अगर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स की बात करें बेटा, तो फॉरेस्ट अगेन आपके दो मेजर टाइप्स में पाए गए हैं जनरली अगर हम देखें तो. एक आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ट्रॉपिकल पूरा रीजन है वहां पे पाए जाने वाले जंगल. और एक आपके टेम्परेट फॉरेस्ट भी होते हैं जो जनरली थोड़े हाइट्स में होते हैं और यहाँ टेम्परेचर अगेन कम हो जाता है. सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या लाइफ इज फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट. ग्रासलैंड्स की बात करें, ये मेजरली वो हैबिटेट्स हैं जहां आपको मेजर वेजिटेशन जो मिलेगी वो हैं ग्रासेस, हेंस द नेम ग्रासलैंड, एंड सम स्पार्स ट्रीज इज वेल. ऐसा नहीं कि ट्रीज नहीं होंगे, बट वेरी स्पार्स ट्रीज, ठीक है, बहुत कम इधर उधर आपको दिखने को मिलेंगे. ठीक है, सो दे आर अबंडेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. अगेन ग्रासलैंड्स भी डिफरेंट वर्ल्ड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि प्रेरीज, सवानाज, वेल्ड्स. तो ये आप मुझे लिस्ट एक बना के दीजिएगा कि कौन सी जगह में ग्रासलैंड को किस तरीके का नाम दिया गया है. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, एशियन रीजन में हम क्या नाम देते हैं. सो ये अगर आप ये टास्क कर पाएं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. यू विल एंजॉय इट थॉरली, राइट, एंड दिस विल ऑल्सो एक्सपैंड योर जीके इन जनरल. चलो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं अडेप्टेशंस की. तो बेटा अडेप्टेशंस की बात करें, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कितने अलग अलग तरीके के घर हो सकते हैं. अगर ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने घर के हिसाब से, अपने हैबिटेट के हिसाब से ना मोल्ड करे, ना अडेप्ट करे, ना ढाले, डू यू थिंक दैट ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू सर्वाइव? नो, right? We need to change in order to better survive. So change is something with which we should not be afraid of. Generally मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है मोस्टली, और मैं अपने आप को इंक्लूड करके बता रही हूँ कि वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ चेंजेस. जैसी चीजें चल रही होती है ना, हमें वैसी ही चलती हुई अच्छी लगती हैं. थोड़ा भी चेंज आता है, माइन्यूट discomfort or something which is not according to what we would have liked, we instantly become a little agitated. थोड़े से हम ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया. बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए. यू शुड ऑलवेज फील दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड एंड लर्न समथिंग न्यू. सो अगेन कमिंग बैक टू पढ़ाई, अडेप्टेशंस की बेटा अगर बात करें, दीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स that develop in an organism over a period of time in response to their habitats. ऐसा नहीं कि adaptation overnight चुटकी बजाते ही किसी organism में develop हो जाता है. No, it's not like polar bear शुरुआत से ही इतने फर और इतनी thick layer of fat के साथ पैदा हुआ था, या camel के हमेशा से hump था. No, it's not like that. Over a period of time, organisms develop these changes, these characteristics, these traits in themselves and in their bodies, right, in various different forms. अभी आगे पढ़ेंगे. So that they are better able to survive. जैसे जैसे उनका environment change होता है, ये characteristics और ये traits over a period of time change होते हुए finally उस point पर आती हैं जहां वो एक organism को उसके habitat के हिसाब से उसे आराम से survive करने देती हैं, thrive करने देती हैं, उसे एक future build करने देती हैं. ठीक है, अगर हम adaptations की in general बात करें बेटा, although you might not be required to go into such finer details, but I have still included it ताकि आपके लिए आपके दिमाग में चीजें थोड़ी सी और क्लैरिटी रखें. राइट, 3 मेन टाइप्स हम जनरली अडेप्टेशंस को डिफाइन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं. स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस आप नाम से समझ पा रहे होंगे, यानी कि कुछ फिजिकल फीचर्स
ठीक है। फिजिकली फीचर्स कुछ ऐसे हो जाए जैसे कि फर होना, जैसे कि कानों का बड़ा या छोटा होना, क्लॉज होना, फ्लिपर्स होना। सो ऑल ऑफ दीज आर समथिंग स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस विच द ऑर्गेनिज्म adopts or adapts accordingly according to their habitat. Second could be behavioral adaptations, जैसे कि actions an organism takes to better survive. For example, there are organisms which migrate, majorly birds and fishes also. अगर उनके environment में all of a sudden temperature का बहुत ज़्यादा fluctuation आ जाता है, so they fly off or they move away from that place, right? There are a lot of organisms which hibernate also, जो कि colder temperatures में they just simply what they do, they go off to sleep. दे सस्पेंड देयर एक्टिविटीज, मोस्टली ऑल एक्टिविटीज, और वो इंटायर कोल्ड टेम्परेचर के दौरान हाइबरनेट कर जाते हैं. सो वेरियस डिफरेंट बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से व्यवहार करता है अपने आप को बेहतर ढालने के लिए. ठीक है. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी हो सकते हैं, यानी कि इंटरनली बॉडी में ऐसी बहुत सी चीजें प्रोड्यूस होती हैं और बनती हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अडेप्टेशंस दिखाई देने लगती हैं. ठीक है. चेंजेस इन द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल द हम्प ऑफ अ कैमल, right? Or the blubbers, the entire layer of fat which is found in most polar organisms, जो polar regions में पाए जाते हैं, right? तो अभी आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं, यानी कि वो जो इन ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स में इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं जो कि उन्हें बेटर हेल्प करें सर्वाइव करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव हैबिटेट में. ठीक है. अब शुरुआत करते हैं हम अडेप्टेशंस इन डिजर्ट हैबिटेट. राइट. सो अगर आप इस इमेज को देखें, अभी हम आगे चल के इन्हें थोड़ी और डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन जैसे कैमल होता है उसके पास ना काफी स्ट्रेची नॉस्ट्रल्स होती हैं. जो नॉस्ट्रल्स होती हैं दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेची एंड इलास्टिक, सो दैट अगर सैंड घुस भी जाए अंदर तो वो आसानी से उसे बाहर निकाल सके, और टू कीप आउट द सैंड. राइट. तो एक तरीके का अडेप्टेशन कैमल में देखने को मिलता है. लॉन्ग आई लैशेज, अगेन टू हेल्प कीप द सैंड आउट ऑफ आईज. दे हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग आई लैशेज जो कि उनकी आईज को कंप्लीटली सेव करके रखती हैं ताकि आंखों में मिट्टी ना घुसे. ठीक है. हेयर ऑन बैक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन. राइट. हम्प होता है which stores food in the form of fat, so that अगर, because आप खुद सोचो ना बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डेजर्ट एक ऐसा हैबिटेट है जहां वेजिटेशन की बहुत कमी है. सो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि इस कैमल को कई दिन तक कोई वेजिटेशन या खाना ना मिले, और उस केस में ये उस दिन का इंतजार करे कि अरे जिस दिन ऐसा आएगा तब जाके मैं इस बारे में सोचूंगा, सो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी. सो इंटरनली फिजियोलॉजिकली उसकी बॉडी में पहले ही एक हम्प क्रिएट कर दिया गया जहां वो अपना एक्स्ट्रा फूड एज रिजर्व मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर करके रखता है कि जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसे काफी दिन तक खाना या पानी ना मिले तो वो इसकी मदद से अपने आप को उन दिनों के लिए सर्वाइव कर पाए. राइट. ऑल्सो पैडेड फीट. राइट. देयर इज पैडेड फीट which stop sinking into the sand and to protect from heat of the ground. पैडेड फीट होती है ताकि वो सैंड में अपनी ग्रिप प्रॉपरली बना सके और वो अंदर सैंड में धसे ना और आराम से वो वॉक कर सके. ठीक है. इसके अलावा एक्सट्रीमली लॉन्ग लेग्स टू कीप द कैमल ऑफ द हॉट सैंड हैड टू कीप इट कूल. उसकी एंटायर बॉडी उसके लंबे पैरों की वजह से इस गर्म मिट्टी से, इस हॉट सैंड से इतनी दूर रहती है कि उसकी जो बाकी बॉडी है ना उससे ये टेम्परेचर नहीं मिलता. राइट. एंड इट इज एबल टू कीप इटसेल्फ कूल और rather cooler as compared to other organisms. Right. 7, it has extremely leathery mouth to help camel eat spiky plants. अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. ये तो हम एक एनिमल का पढ़ रहे हैं, एक एनिमल का एग्जांपल लेके कि अगर जैसे डिजर्ट में हमें पता है कि कैमल्स मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं. राइट. तो उसमें किस तरीके के अडेप्टेशंस हो सकते हैं. तो अभी हम आगे प्लांट का भी पढ़ेंगे और आप देखते हैं कि जनरली जो डिजर्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं दे डोंट हैव लीव्स. आई मीन दे डू हैव लीव्स बट दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड और मॉडिफाइड और अडेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स. राइट. दे हैव बीन बेसिकली छोटे छोटे ऐसे पॉइंटी एंड्स बन गए हैं उनके. जानेंगे क्यों और कैसे. राइट. तो उसे खाने के लिए दे हैव लेदरी माउथ विच इज एबल टू सस्टेन दैट पेन एंड दे आर इजिली एबल टू च्यू एंड ईट इट. Right, in order to survive better.
तो जैसा मैंने कहा, पैडेड फीट होती हैं टू स्टॉप सिंकिंग इनटू द सैंड एंड फैसिलिटेट वॉकिंग ऑन स्लिपरी सैंड, राइट? एक्सट्रीमली लॉन्ग लेग्स विच कीप्स देयर एंटायर बॉडी far away from the hot sand so that their body is relatively cooler. Hump camel का जो होता है is full of fat. इसे स्टामा करके रखिएगा, which serves as reserve food which helps the camel to remain without food for several days, right? ठीक है. इसके अलावा eyes जो होती हैं they have extremely long lashes, ठीक है, and which helps them to basically keep out the sand, right? Their breathing is very slowed. इनकी breathing काफी slow होती है ताकि कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़े, so that loss of water भी कम हो, क्योंकि water vapor वैसे भी, मतलब वहां पे पानी की वैसे भी बहुत ज्यादा कमी है, right? Water from the fat of the hump. So generally जो जैसे मैंने कहा, दोनों ही पानी और खाने की कमी होने पे उस हम्प में स्टोर हुआ फैट ही इस्तेमाल किया जाता है टू कॉम्पनसेट इन केस अ कैमल डजंट फाइंड फूड और वाटर. अब अगर बात करें प्लांट की, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लांट अगेन फाउंड इन डिजर्ट हैबिटेट इज कैक्टस, राइट? कैक्टस पाया जाता है विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज सक्यूलेंट प्लांट्स, और इन्हें हम एक और बहुत ही यूनिक नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज ज़ेरोफाइट्स, राइट? दीज आर दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, ज़ेरोफाइट्स, राइट? जो कि डेजर्ट एरियाज में मेजरली पाए जाते हैं, जहाँ रेनफॉल की कमी हो, ठीक है. सो दे स्टोर वाटर इन देयर फ्लैशी टिश्यूज. ये जैसे अगर आप ये देखें, ये पार्ट किसी भी कैक्टस का, दिस इज देयर स्टेम, राइट, विच इज एक्सट्रीमली स्वॉलन, काफी बड़ी होती है साइज में, ऐसा लगता है फूली भी है, क्योंकि ये स्टोर करके रखती है रिजर्व फूड मटीरियल इन इट्स स्टेम, सो दैट अगेन अगर प्लांट को कभी प्रॉपर अमाउंट में पानी ना मिले सॉइल से, सो दे आर एबल टू सर्वाइव इन दोज कंडीशंस, राइट? जो लीव्स होती हैं, दे आर रिड्यूस्ड एंड आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. तो आप देखेंगे इसी लीफ पर छोटी छोटी इस तरीके के स्टेम पे इसी तरीके के स्पाइंस होते हैं. दे डोंट हैव ह्यूज लीव्स लाइक दिस दैट मोस्ट प्लांट्स दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, राइट? इस तरीके की नहीं होती, क्योंकि बेटा जितना सरफेस एरिया आप दोगे ना, मतलब जितना सरफेस एक्सपोज्ड होगा टू सन, उतना ही ज्यादा पानी का लॉस होगा, और ये प्लांट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते. दे कांट अफोर्ड बिकॉज उनके पास ऑलरेडी पानी की कमी है. तो वो अपने सरफेस को इतना छोटा कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, ताकि जो वाटर लॉस है ना, जो वाटर लॉस है उसे मिनिमाइज कर सकें. दे कुड मिनिमाइज द वाटर लॉस, राइट? तो इसकी मदद से ये बेसिकली ये करते हैं, राइट? रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है? ट्रांसपिरेशन से पानी ज्यादा लॉस ना हो, उस वजह से स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो फोटोसिंथेसिस फिर होता है, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम जब प्रॉपर तरीके से पत्तियां हैं ही नहीं, एंड लीव्स इन जनरल वी नो फॉर प्लांट्स दे आर द किचन, राइट? दे आर द वंस व्हिच आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. तो फिर कैक्टस के केस में कौन कर रहा है फोटोसिंथेसिस? इट इज दी thick green stem. The thick green stem is responsible for carrying out photosynthesis to prepare food for the plants, right? ये जो stem होती है, इसमें एक thick waxy layer भी होती है, ताकि again जो water loss है वो ना कम से कम होगा तो definitely थोड़ा बहुत, लेकिन कम से कम हो. लॉन्ग रूट्स डेफिनेटली विच गो डीपर इनटू द सॉइल. लॉन्गर रूट्स तो उन्हें जरूरत ही होगी, क्योंकि पानी एकदम से सरफेस पे तो उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें काफी नीचे सॉइल में, वेरी डीप इनटू द सॉइल दे वुड हैव टू ग्रो एंड देन गेट वाटर फ्रॉम really greater depths into the soil or under the ground, ठीक है? तो इस वजह से लॉन्ग रूट्स होती हैं, ठीक है? चलो, अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. Plants that live in hot and dry climate, hot and dry climate में जो पौधे रहते हैं of deserts, they are known as, उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? Xerophytes, epiphytes, hydrophytes और none of the above. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, एक नाम तो हमने पढ़ा था succulents, right? And there is another name that we have given to such plants which grow in such hot and dry climate or conditions, and they are called as xerophytes, right? They are called as xerophytes. चलो, moving ahead. अब अगर अडेप्टेशन इन माउंटेन हैबिटेट की बात करें, जहां पे जरूरी नहीं कि आपको हर बार स्नो कवर्ड मिले, बट हाँ ये जरूर है कि टेम्परेचर्स काफी हद तक कम हो जाते हैं. दे समटाइम्स इवन गो इन द माइनस कैटेगरी एज वेल, ठीक है? तो प्लांट्स मोस्ट कॉमनली
पाइन, फिर सेडर, ओक, इस तरीके के मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे, सो यू विल बी एबल टू सी दैट दे हैव नीडल लाइक लीव्स, राइट। दे हैव एक्सट्रीमली नीडल लाइक लीव्स। वाई? बिकॉज कि अगर रेन वाटर आए या स्नो आए स्पेशली, इट शुडंट गेट कलेक्टेड ऑन देयर सरफेस। क्योंकि आप देखो, अगर फ्लैट सरफेस होता, अगर इस तरीके की लीफ होती, राइट, एंड इफ स्नो वुड हैव फॉलन, अब स्नो के लिए मैं व्हाइट तो यूज नहीं कर सकती, आई यूज ब्लैक, राइट। इफ स्नो वुड हैव फॉलन, सो द एंटायर सरफेस वुड हैव बीन कवर्ड बाय द स्नो, है ना, स्नो से कवर हो जाता। अगर ये सरफेस पूरा पूरा स्नो से कवर हो जाता, कैसे ये प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो दैट इज व्हाई दे हैव नीडल लाइक लीव्स, ताकि अगर स्नो फॉल हो भी तो वो स्लाइड कर जाए इनके सरफेस से, ठीक है, कलेक्ट ना हो, राइट। सो और इस वजह से जो ट्रीज होते हैं ना, इन जनरल दे आर कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। आपने देखा होगा इस तरीके के ट्रीज होते हैं, राइट। और घर भी वहां पे जनरली ऐसे ही बनाए जाते हैं, इसी रूफ, इसी पैटर्न पे स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ताकि अगेन रेन वाटर आए, चाहे स्नोफॉल आए, स्पेशली अगर स्नोफॉल हो तो स्नो स्लिप हो जाए, स्लाइड हो जाए, वहां पे कलेक्ट ना हो, राइट। वहीं अगर हम बात करें एनिमल्स की, मोस्ट कॉमन एनिमल्स विच आर फाउंड इन माउंटेन्स आर माउंटेन गोट्स, याक्स एटसेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट और आपके एनिमल्स हो सकते हैं। बट इन जनरल आप देखेंगे कि इनकी जो स्किन होती है ना, इट इज कवर्ड विथ थिक फर, with extremely thick fur to protect it from cold। जैसा मैंने बताया कि ये thick fur उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि उन्हें हीट प्रोवाइड करता है, एक लेयर उनके स्किन पे चढ़ा के। Their skin is not directly exposed to the colder temperature because the skin has a lot of fur on it and hence they are saved from the colder temperatures, ठीक है। सो जो थिक फर होता है वो पूरी बॉडी पे ही नहीं, उनके फीट एंड टोज पे भी होता है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली टचिंग द ग्राउंड एंड समटाइम्स द ग्राउंड कैन ऑल्सो गेट रियली रियली कोल्ड, राइट। सो दे कांट अफोर्ड टू लूज सेंसिटिविटी इन देयर फीट, अदरवाइज हाउ विल दे बी एबल टू वॉक। फ्रॉस्टबाइट भी होने के चांसेस हो जाते हैं कई बार, तो उनके पैरों को, उनके टोज को भी, उनके फीट को भी प्रॉपर तरीके से इंसुलेट किया जा सके, वहां पे भी थिक फर पाया जाता है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हूव्स, क्योंकि आपने देखा है माउंटेन्स में जो हिल्स होती हैं कई बार काफी स्लिपरी होती हैं, देयर इज नो ग्रिप एट ऑल, राइट। ऐसी कोई प्रॉपर रास्ते या रिजेस नहीं बने हुए एनिमल्स के लिए, राइट। तो उन्हें अगर चलना है, नेविगेट करना है, अपना खाना ढूंढना है, घर ढूंढना है, मेट ढूंढना है, पानी ढूंढना है, उस केस में दे नीड टू वॉक थ्रू दीज वेरी ट्रेचरस हिली एरियाज। इन दैट केस उनके हूव्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि ग्रिप प्रॉपरली बन सके, वो आसानी से स्लिप ना करे ऐसे हाइट में, ठीक है। ऑल्सो आप जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफी कम होता जाता है, ठीक है। तो इस केस में अब देखो, हमें एंड ऑर्गेनिजम्स को इन जनरल ऑक्सीजन की तो जरूरत है, बिना उसके तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जो इनकी रेड ब्लड सेल्स होती है ना, उनका अमाउंट बढ़ जाता है। The number of red blood cells that they have is more. In fact, ये आप देखेंगे कि जनरली आपने रेसेस में देखा होगा, मैराथन्स में देखा होगा, इट इज मोस्टली पीपल कमिंग फ्रॉम द अफ्रीकन रीजन, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर आप जनरली देखते हैं कि इन्हीं जगह से आने वाले लोग ऐसे लॉन्ग इंड्योरेंस रेसेस में बहुत लंबे टाइम तक टिक पाते हैं या जीतते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज वहां पे ना एलिवेशंस बाकी जगहों के कंपैरिजन में काफी हाई हैं, मतलब हाइट्स थोड़ी ज्यादा हैं, एंड दे लिव इन सच हैबिटेट्स, उस वजह से उनकी बॉडी में नेचुरली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काउंट काफी बढ़ चुका है। सो दे आर बेटर एबल टू एंड्योर, दे हैव मोर ऑक्सीजन कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, हाइबरनेशन विच इज लॉन्ग विंटर स्लीप, जैसा मैंने आपको बताया था, एट लो टेम्परेचर्स टू कंजर्व एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट फूड। तो होता ये है कि क्योंकि टेम्परेचर्स कम हो चुके हैं, देयर आर चांसेस कि उतनी वेजिटेशन अब ना रहे, ठीक है। द प्लांट्स दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव, एंड इफ द प्लांट्स आर नॉट सर्वाइविंग, डेफिनेटली द एनिमल्स वोंट बी। सो व्हाट दे डू इज
कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब इतने कोल्ड टेम्परेचर्स हो जाते हैं, वेरियस डिफरेंट एनिमल्स दे सस्पेंड देयर एक्टिविटीज। वो कुछ टाइम के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो कर देते हैं, ऑलमोस्ट निल कर देते हैं, ठीक है। उन्हें खाने की ताकि जरूरत ना पड़े, उन्हें पानी की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, और वो लंबे लंबे टाइम के लिए सोने चले जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज देयर विंटर स्लीप, टिल द टाइम द टेम्परेचर्स कम टू अ लेवल जहां उनकी बॉडी बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाए, राइट। अब वहीं अगर हम पोलर हैबिटेट की बात करें बेटा, वन सच हैबिटेट विच इज इन जनरल ऑलमोस्ट एवरी टाइम इज कवर्ड बाय स्नो। एनिमल्स लाइक पोलर बेयर्स, बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, रेनडियर्स, ये सब वहां पे पाए जाते हैं पोलर हैबिटेट में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक पोलर बेयर की, तो जैसा मैं आपको बताते हुए आई हूं, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। इस थिक लेयर ऑफ फैट को ही हमने वो टर्म दिया है विच इज कॉल्ड एज ब्लबर, राइट। सो बेसिकली इनकी बॉडी में जो फैट होता है ना, इट गेट्स कवर्ड, इट बेसिकली गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एंटायर लेयर, जो इनकी स्किन को फर के अलावा भी और ज्यादा इंसुलेट करते हैं और इन्हें गर्म रखते हैं, ठीक है। सो एन एंटायर लेयर ऑफ फैट इन देयर बॉडी अलोंग विथ फर is helping them to better survive in such colder temperatures. In fact, temperatures going in the minus category as well. ठीक है, ये आपको व्हाइट कलर के, सो अगर आप पोलर बेयर को देखें बेटा, इसका ओरिजिनल कलर जो होता है ना वो पर्पल होता है, राइट। अगर आप एक पोलर बेयर को पोलर हैबिटेट से ले आओ, इस ग्लेशियर रीजन से ले आओ और किसी प्लेन एरिया में लाके किसी जू में रख दो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी कि उसका जो पूरा फर है वो पर्पल कलर का हो जाएगा। इट इज नॉट एक्चुअली वाइट। वाइट जानबूझ के उसकी बॉडी को, उसके फर को दिया गया है, बिकॉज इट इज इंटायरली कवर्ड विथ स्नो, इट्स होम, राइट। तो वो अपने आप को कैमोफ्लाज कर पाता है, छुपा पाता है, सो दैट इट कैन फाइंड इट्स फूड बेटर। अगर उसका कोई प्रे है आसपास तो वो अपने आप को छुपा के और फिर सरप्राइज अटैक देता है ताकि वो अपना खाना पकड़ सके और खुद को भी बचा सके अटैक से, ठीक है। सो इट कैमोफ्लाजेस विद द एनवायरमेंट। लार्ज फीट होती हैं टू मेंटेन गुड ग्रिप ऑन द आइस। आप जानते हैं आइस भी काफी फिसलन तरीके का सरफेस क्रिएट कर सकती है, सो दे डोंट स्लाइड और स्लिप, दैट इज व्हाई दे हैव लार्ज फीट विद बेटर ग्रिप, राइट। चलो, अडेप्टेशंस इन ग्रासलैंड्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जनरली आप ग्रासलैंड्स में देखते हैं दैट यू नो इट इज मेजरली कवर्ड बाय ग्रासेस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया वेजिटेशन जो है। तो यहां अगर हम इस लायन की बात करें, हु इज बेसिकली बिहेविंग एज अ प्रेडेटर, वन हु इज गोइंग टू फीड ऑन द डियर, हु इज गोइंग टू बी बेसिकली आर प्रे। तो अगर लायन की बात करें, इट हैज एक्सट्रीमली शार्प टीथ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कार्निवोर and almost all carnivores have sharp teeth so that they are able to tear the flesh। जो flesh है, जो चमड़ी है किसी और ऑर्गेनिज्म की, उसे आसानी से टेयर कर सके, तोड़ सके, ठीक है। साथ ही साथ शॉर्प क्लॉज होते हैं अगेन टू टेयरिंग द फ्लैश। और आप जो इनकी ये मेन देखते हो, जो इनका कलर देखते हो, दिस ऑल्सो बेटर हेल्प्स देम टू कैमोफ्लाज, ठीक है। ये भी इन्हें कैमोफ्लाज करने में मदद करता है टू देयर हैबिटेट, सो दैट दे कैन इजीली यू नो हाइड बिटवीन द ग्रासेस एंड देन पाउंस ऑन देयर प्रे और बेसिकली प्रोड्यूस अ सरप्राइज अटैक, राइट, अपने प्रे पे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि एज अ प्रे, अगर सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाता कि अरे नहीं लायन आओ तुम मुझे खा लो, मैं अपने आप को क्यों ही सेव करूं, ऐसा तो कोई एनिमल नहीं होता। तो प्रेस को क्या दिया गया अपने आप को बचाने के लिए, आईज ऑन द साइड ऑफ द हेड टू सी इन ऑल द डायरेक्शंस। क्योंकि अगर आप ग्रासलैंड्स को इन जनरल एज हैबिटेट देखें स्टूडेंट्स, इट इज वास्ट एरिया, ट्रीज उतने नहीं दिखाई देते, ग्रासेस हैं। सो एन ऑर्गेनिज्म टू बी एबल टू बेटर यू नो बी अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, कि आसपास क्या हो रहा है, उसकी फैमिली, उसका हर्ड कहाँ पर है, क्या कोई डेंजर तो नहीं है आसपास, उनकी आईज यहाँ साइड में होती हैं, सामने नहीं, सो दैट दे आर एबल टू सी इन ऑल द डायरेक्शंस और वो अपने यू नो एनवायरमेंट को बेहतर समझ पाएं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स ताकि वो प्रेडेटर को आते हुए आसानी से सुन सकें। जितने लंबे कान होंगे, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतनी ही ज्यादा साउंड उन्हें आसानी से सुनाई देगी, कलेक्ट होगी, ठीक है। दे हैव फ्लैट टीथ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हार्ड प्लांट्स मिलते हैं इन एनिमल्स को खाने के लिए, बेसिकली वो उन्हें आसानी से च्यू कर पाए।
strong legs so that they're able to run. In fact, some of their legs are so strong that they're able to heap, they're able to jump so long and so far कि वो अपने predators को आसानी से outrun कर पाए. ठीक है, राइट? चलो, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन समझते हैं फिर आंसर करेंगे. एंड क्वेश्चन ओवर हियर इज आस्किंग मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ठीक है, तो आपके सामने यहाँ कॉलम 1 है, कॉलम 2 है. कॉलम 1 में आपको दिया है प्रेडेटर, बी प्रे, सी पॉन्ड्स, डी फिश. यहाँ आपको स्मॉल पी फ्रॉग, स्मॉल क्यू लायन, स्मॉल आर डियर एंड एस स्ट्रीमलाइंड बॉडी. ठीक है, तो ऑल्दो हम इस पार्ट पे अभी तक नहीं आए हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी आप एक गेस करने की कोशिश कीजिए दैट कौन सा ऑप्शन हो सकता है. राइट, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली बी नहीं है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. राइट, सो इसे प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा, बी इज नॉट द करेक्ट वन, क्योंकि अगर आप देखें ए प्रेडेटर लायन है. ठीक है, ए बेसिकली जस्ट अ सेकेंड. राइट, ओके, यस, सो बी इंडीड इज करेक्ट, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है कि दिस इज ए, दिस इज फॉर ए. राइट, हाँ, तो अगर देखें हम प्रेडेटर की तरह कौन बिहेव कर रहा है, लायन, है ना. प्रे की तरह कौन बिहेव कर रहा है, आपका डियर. राइट, पॉन्ड्स में जनरली क्या पाए जाते हैं, फ्रॉग्स. एंड फिश की किस तरीके की बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे भी. ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है. राइट, मूविंग अहेड, आ जाते हैं हम अडेप्टेशन एक्वेटिक हैबिटेट्स पे. जैसा अभी तक हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कवर किए, द डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, डेजर्ट्स में किस तरीके के अडेप्टेशंस हैं, पोलर रीजन्स में, ग्रासलैंड्स में, माउंटेन में. अब वैसे हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स भी हैं. अब चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन हो, है तो पानी ही. राइट, तो पानी में रहने वाला जानवर अपने आप को किस तरीके से ढालता है, animals like fish, mammals like whale, plants like kelps और animals like octopus. ठीक है, तो ये ऑक्टोपस एक फिश नहीं होती, प्लीज ये चीज एक ध्यान रखिएगा. राइट, ये आप अगेन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. वेल अगेन इज अ मैमल, प्लीज ये भी क्लियर रखिएगा, इनके पास गिल्स नहीं है. ठीक है, वेल्स आर मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स. शार्क फिश है. ठीक है, शार्क इज बेसिकली अ फिश. तो अगर अडेप्टेशन की इन जनरल बात करें, दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बेसिकली मींस जैसे कि इस तरीके की बॉडी होना. राइट, विच इज टेपरिंग ऑन बोथ द एंड्स और साइड से फ्लैटेंड है. ठीक है, दोनों तरफ से, दोनों एंड से पॉइंटी है और साइड से फ्लैटेंड है, सो दैट पानी में इजिली स्विम कर सके, पानी को बेसिकली चीरते हुए, जैसे हम बोलते हैं ना, उसे स्विम कर सके. राइट, सो बॉडी ऑफ द फिश इज बेसिकली टेपरिंग एट बोथ द एंड्स. They also have scales covering their entire body. Not all aquatic animals, but yes, definitely in most of them they have scales. क्योंकि क्या होता है कि ये waterproof scales होते हैं, जो कि उनके exoskeleton यानी कि बाहर की body को cover करते हुए उन्हें basically protect करते हैं from the ill effects of water and to better, easily able to swim in the water, right? फिन्स, उनके जो अपेंडेजेस हैं, अब जैसे हमारे पास प्रॉपर हाथ और पैर हैं, वहीं इनके हाथों और पैरों को इन फिन्स में कन्वर्ट कर दिया है सो दैट दे कैन इजीली स्विम. राइट, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस. सो दे बेसिकली स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल. दे हैव अ टेल आल्सो. राइट, एयर ब्लैडर्स होते हैं जो कि इनको बॉयंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं सो दैट द फिश कैन राइज अपवर्ड और सिक डाउनवर्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ गैस इन द ब्लैडर. ठीक है, गिल्स होते हैं, दे हैव स्पेशल, दे डोंट हैव लंग्स लाइक अस, दे हैव गिल्स. क्योंकि आप ये देखिए बेटा, पानी में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है, घुली हुई ऑक्सीजन है, लेकिन ये वही ऑर्गेनिजम्स इसे ऑब्टेन कर सकते हैं या इसकी मदद से सांस ले सकते हैं जिनके पास गिल्स हो. क्योंकि गिल्स एक ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो फिशेस के पास हैं, जो कि उन्हें मदद करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर को पाने के लिए. राइट, एंड दे आर एबल टू ब्रीथ. ठीक है,
वहीं पे अगर हम आगे चले बात करें कि whale which is a mammal, so they don't have gill, then how will they be able to survive in water? So what they have is blowholes. आपने देखा होगा whales के हेड के ऊपर, बिल्कुल ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्लो होल होता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि डॉल्फिन्स और वेल्स जो है ना, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद सरफेस पे आना पड़ता है टू ब्रीथ। सो थ्रू दीज ब्लो होल्स, व्हेन दिस ब्लो होल ओपन, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स, राइट। इनकी भी स्पिंडल शेप बॉडी होती है, बिकॉज देखो अगर स्पिंडल शेप बेसिकली मीन स्ट्रीमलाइन बॉडी, रहते तो पानी में ही है और वहीं पे स्विम करना है, तो होती तो इनकी भी बॉडी वही है। इनके जो फ्रंट लेग्स हैं वो या तो पैडल में और अडेप्ट हो गए, पैडल जैसे कि आपके टर्टल्स में जनरली पाया जाता है, ठीक है। फ्लिपर्स में हो गए फॉर किकिंग द वाटर एंड स्विमिंग थ्रू इट। इनकी कोई हाइंड लिम्स नहीं होती, सिर्फ फिन्स होते हैं। They have blowholes, जैसा मैंने आपको बताया, so they come to the surface of water to breathe in atmospheric air into their lungs because they have lungs. ये याद रखिएगा, they have lungs, they don't have gills because they are mammals. ठीक है, चलो मूविंग अहेड। अब फाइनली हम आ जाते हैं क्विज टाइम पे। तो जो भी हमने पढ़ा आज के इस चैप्टर में, उसी को हम फर्दर और सॉलिडिफाई करेंगे बाय आंसरिंग सम क्वेश्चंस व्हिच आर अगेन गोइंग टू बी रिलेटेड टू व्हाटएवर इट इज दैट वी हैव जस्ट लर्न, राइट। सो डोंट बी अफ्रेड, आराम से आंसर कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना और फिर उसके बाद चेक करना कि आपका आंसर सही था या नहीं, राइट। Animals and plants have certain features which make them to survive in a particular habitat is called as, or which basically helps them to better survive in their particular habitat. ऐसे features को क्या बोलते हैं? Adaptation, environment, assimilation और hibernation. क्या कहा जाता है ऐसे features को? Definitely such features are adaptation, right? They could be in the form of structural, behavioral or physiological, जैसा हमने पढ़ा। चलो next question. Which one is not the characteristic of desert habitat? Desert habitat जो होते हैं, इन दिए गए 3 ऑप्शंस में से आपको वहां पे क्या नहीं मिलेगा? हाई डे टाइम टेम्परेचर, दिन के दौरान टेम्परेचर्स का ज्यादा होना, लो नाइट टाइम टेम्परेचर, रात के वक्त टेम्परेचर्स का बहुत कम होना, कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक यू नीड टू अप्लाई मच head of yours over here. Definitely covered with snow throughout the year, ये नहीं होते। These are what? These are polar habitats. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। They're covered with sand majorly. Okay. Dash stop sinking into the sand and facilitates walking on slippery sand. Here we are talking about camel. समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। तो कैमल के पास ऐसा कौन सा फीचर होता है जो कि उन्हें मिट्टी में आसानी से ग्रिप फॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ चलने में भी, ताकि उनके पैर धसे ना मिट्टी में, राइट। दे हैव पैडेड फीट, लॉन्ग आई लैशेस, लेदरी माउथ। चलने की, वॉकिंग ऑन सैंड की बात हो रही है स्पेसिफिकली, हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे। दे हैव पैडेड फीट स्पेशली, यस दे हैव लॉन्ग आई लैशेस ऑल्सो, दे हैव लेदरी माउथ ऑल्सो, बट एज फार एज वॉकिंग इज कंसर्न वी आर टॉकिंग अबाउट पैडेड फीट ओवर हियर, राइट, ठीक है। इन कैक्टस द लीव्स आर रिड्यूस टू व्हाट? पत्तियां तो होती नहीं, तो पत्तियों को किस फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया गया है? स्टेम, स्पाइन्स, रूट और फ्लावर। क्विकली आंसर, द पॉइंटी स्पाइन्स, राइट, द नीडल लाइक स्पाइन्स, सो दैट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन कैन बी मिनिमाइज्ड, और वो पानी अपना बचा के रख पाए। In trees of mountain region, we generally find that they are cone-shaped. Cone-shape के होते हैं। They have a non-sloping branch, यानी कि उनकी sloping branch नहीं होती। इस तरीके की branches भी अगर होंगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। They have needle-like leaves, उनकी leaves कुछ इस तरीके से होती हैं। And only A and C are correct. So which is the correct option over here? Definitely option D, right? They don't have non-sloping branch. They have a sloping branch. क्योंकि अगर non-sloping हो जाएगी और snowfall हुआ तो स्नो सारी की सारी कलेक्ट होके लीफ पे उन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने नहीं देगी, और उस केस में द प्लांट कैन डाई इफ इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। अ स्नो लेपर्ड हैज थिक fur on its body but not on its feet and toes. Has thick fur on its body including its feet and toes, both of the above or none of the above. बताइए, एक स्नो लेपर्ड है, यानी कि कौन से, पहले तो ये स्पॉट करो कि कौन से
रीजन में पाया जा रहा होगा, किस तरीके की हैबिटेट में, ठीक है, नाम में ही आपको पता चल रहा होगा. सो डेफिनेटली इट विल हैव थिक फर not just on its body but also on its feet and toes as well, so that उसके feet और toes को भी अच्छे से insulate कर सकें, right? An example of a predator from the given options: mouse, lion, rabbit, deer. I don't think again you need to think much in this question. Definitely a lion is a predator, the one of the most apex predators generally अगर देखा जाए तो. So read the passage given below and answer the questions. Passage क्या है? Fish and many other sea animals are adapted to live in the sea. Yes, they are. They have streamlined bodies, यानी कि tapering bodies होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, pointy from the both the ends, flattened from the middle, which help them to move easily in water. These animals have gills through which they are able to breathe the dissolved oxygen. ठीक है. Fish, they have slippery scales on their bodies, have flat fins, both A and B or none of the above. स्ट्रीमलाइन बॉडी है, गिल्स हैं, इसके अलावा इन दिए गए ऑप्शंस में से क्या कुछ और ऐसा है जो एक एक्वेटिक एनिमल के पास होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एन अडेप्टेशन विच बेटर हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट और इन देयर हैबिटेट? Yes, definitely both A and B. They have slippery scales and they have flat fins also, right? So now students, if we talk about the completion, ठीक है, अब बात करते हैं finally कि ये chapter हमारा completion में आ गया है, ठीक है. We have completed this particular chapter as far as the living organisms and their various adaptations are concerned. So I really hope that this particular chapter or session greatly helps you, right? And you are better able to prepare for your exam with, as far as this chapter is concerned. इसके अलावा अभी आप प्लीज प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, इसी चैनल पे बने रहिएगा, बिकॉज वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट चैप्टर्स एज वेल, जहाँ पे आपकी अगेन इस एग्जाम एक्सप्रेस में हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं. सो डोंट बी अफ्रेड, दे आर जस्ट एग्जाम्स. solidify your conceptual knowledge, your basic knowledge, and अगर मार्क्स कम आ भी गए, focus on learning and applying that learning in your daily life, right? So all the very best students for your exams. I really hope कि ये चैप्टर आपके लिए, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. अब मैं आपको फिर से एक और चैप्टर के साथ मिलूंगी in the next upcoming videos. Till then, bye everyone. Please stay happy and healthy and prepare well for your exam.